कुछ महीनों से एक कंट्री दुनिया भर की चर्चा में है और वो कंट्री है कतर। और उसका रीज़न भी ऑब्वियस है क्योंकि कतर ने ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। और इसी की वजह से कतर जैसा मिडिल ईस्ट का एक छोटा देश जिसकी टोटल एरिया केवल हमारे त्रिपुरा स्टेट जितनी है और टोटल पॉपुलेशन कानपुर जैसी इंडिया की एक टीयर 2 सिटी की, लेकिन इसकी वजह से आज कतर सबकी स्पॉटलाइट में है। पर यही स्पॉटलाइट कतर की एक डार्क साइड पे भी पड़ रही है, उन लोगों पर जिनकी मेहनत से कतर ने ये फेम और सक्सेस पाई और जिनका कतर ने पलट के जानवरों जैसा ट्रीटमेंट किया, उन वर्कर्स पर जिनको 50 डिग्री की गर्मी में जलाकर एक्सप्लॉइट कर कर डोहा इज शाइनिंग। कतर एरिया वाइज दुनिया का कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, पर इस्लामिक वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस में कतर को शायद ही कोई कंट्री कंपटीशन दे पाए। कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक इंडियन की पर कैपिटा इनकम $3000 यानी करीब 2 लाख रुपए है, तो वहीं एक कतरी सिटीजन की साल की एवरेज सैलरी $1,12,000 यानी 90 लाख रुपए है। कतर आज सिंगापुर जैसे एक बिजनेस हब से भी ज़्यादा अमीर देश है, लेकिन आज से केवल 70 साल पहले कतर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कतर बस एक गरीब मछुआरे और मोती व्यापारियों की एक बस्ती थी। ये वही मिडिल ईस्ट के देशों की घिसी पिटी स्टोरी है, कैसे वो सब लोग बहुत गरीब थे, फिर उन्होंने एकदम से अपने यहाँ ऑयल डिस्कवर किया और उसके बाद वो एकदम से उसको बेच के अमीर हो गए। कतर की स्टोरी लगभग यही है, बस फ़र्क ये है कि वो ऑयल नहीं बेच रहे। वैसे तो कतर की दुखन ऑयल फील्ड में 1941 में ही ऑयल की डिस्कवरी हो गई थी और आज कतर दुनिया का 14th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है, जो कि इंडिया से भी आगे है। पर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले कतर का ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम रहा। किसी भी देश के ऑयल रिजर्व्स या तेल भंडारों को ऑयल कैरी करने वाले कंटेनर्स, जिनको बैरल्स कहते हैं, उससे नापा जाता है। 1971 में कतर की गवर्नमेंट ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलके समुद्र के नीचे ऑयल डिस्कवरी करने के लिए एक टीम भेजी, लेकिन उनको मिला द नॉर्थ पार्स साउथ डोम गैस फील्ड। ये दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। यहाँ करीब करीब 9 करोड़ बैरल नेचुरल गैस दबी। इसके बाद कतर ने अपनी इस नई मिली दौलत को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुबई मॉडल अपनाया, जहां दुबई ने ऑयल बेच के मिले हुए पैसों को लग्जरी एयरलाइंस और होटल्स में इन्वेस्ट किया ताकि उससे मिलने वाले पैसों से वो प्रॉफिट कमा सकें। कतर ने भी इसी मॉडल को अपनाया। जैसे 1986 में दुबई ने एमिरेट्स एयरवेज की शुरुआत की, वैसे ही कतर ने कतार एयरवेज की। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट कतार का बहुत यूनिक था। 1993 में कतर ने अल जजीरा नाम के एक न्यूज़ एजेंसी की शुरुआत की, जिसकी फंडिंग पूरी तरह कतर की गवर्नमेंट करती है। आज अल जजीरा दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ एजेंसीज में से एक है और दुनिया भर के इश्यूज जैसे विमेंस राइट और रिलीजियस फ्रीडम पे ओपिनियंस देती है। लेकिन एक ऐसे देश से जहां पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म को छोड़ के बाकी सारे रिलीजन्स बैन हैं, जहां विमेन को बेसिक चीज़ जैसे नौकरी करने के लिए, बाहर जाने के लिए अपने मेल गार्डियंस जैसे अपने पिता, पति या इवन बेटे से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे देश से एक न्यूज़ एजेंसी दुनिया भर को इन्हीं इश्यूज पर ओपिनियन देती है। आयरनी। पर असली बेनिफिट इस दौलत का वहाँ के लोगों को मिलता है। अगर आज आप एक कतरी सिटीजन हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अनेकों सब्सिडीज और बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन फ्री है और जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हो कतर की गवर्नमेंट आपको प्लेट पे सजा के गवर्नमेंट जॉब देती है। पर इससे पहले कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाओ और कतर मूव करने के लिए सोचने लगो, ये बेनिफिट्स केवल और केवल वहाँ की सिटीजन्स को मिलती है और कतरी सिटीजनशिप पाना दुनिया में सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको सीधे राजा द्वारा ही सिटीजनशिप दी जा सकती है। कतार में
आज करीब करीब 30 लाख लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लाख ही कतर के सिटीजन और बाकी बचे हुए 27 लाख लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं। माइग्रेंट वर्कर्स उन वर्कर्स को कहते हैं जो किसी एक देश से दूसरे देश काम करने के लिए जाते हैं। आज मिडिल ईस्ट के बाकी के देशों में भी बहुत बड़ी संख्या माइग्रेंट वर्कर्स की है, जिसमें से ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से जाते हैं। अकेले मिडिल ईस्ट में ही कम से कम 80 लाख भारतीय काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएई में 34 लाख, सऊदी अरेबिया में 25 लाख। कतर में भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की है। कतर ने इन माइग्रेंट वर्कर्स से डील करने के लिए एक कफाला सिस्टम चालू किया। कफाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मिडिल ईस्ट में पूरी एक हिस्ट्री है। ऐसा होता था कि पहले जब मिडिल ईस्ट में कोई फॉरेन टूरिस्ट आता था तो एक अरब सिटीज़न उस टूरिस्ट को रखने, खिलाने, प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी लेता था और इस तरह से ये वो अपने फॉरेन टूरिस्ट को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे। कतर और मिडिल ईस्ट के बाकी के देशों ने भी फॉरेन वर्कर्स से भी डील करने के लिए इसी सिस्टम की शुरुआत की। आज कफालत सिस्टम के अंडर एक अरब सिटीजन या कंपनी एक माइग्रेंट वर्कर को रखने, प्रोटेक्ट करने, खिलाने, घुमाने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस सिस्टम के अंडर आने वाले वर्कर्स के दिन के वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। इसका मतलब एक एम्प्लॉयर चाहे तो इन वर्कर्स से जितने घंटे चाहे उतने घंटे काम करा सकता है। एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या मजबूरी नहीं है कि वो इन वर्कर्स की तनख्वाह टाइम पे करे। ये वर्कर्स एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना जॉब नहीं चेंज कर सकते और साथ ही साथ उसकी परमिशन के बिना देश छोड़ के भी नहीं जा सकते, इमरजेंसी सिचुएशंस में भी नहीं। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी। The 2010 में फीफा ने कतर को 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका दिया। इस डिसीजन ने सबको चौंका दिया क्योंकि उसी साल इस इवेंट को होस्ट करने के लिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी कंपटीशन कर रहे थे। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे कई बड़े शहर हैं और जहाँ पे कई बड़े स्टेडियम्स हैं, पर फीफा ने कतर को 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका दिया। एक ऐसा देश जहां डोहा को छोड़ के कोई भी बड़ा देश नहीं है और जहां पे उस समय केवल एक ही बड़ा स्टेडियम था। अब कतर के 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट करने का रीज़न कुछ भी रहा हो, पर इसके लिए 2010 से 2022 के बीच में कतर ने $200 बिलियन की रकम खर्च की। ये पैसा उन्होंने डोहा में 8 स्टेडियम्स और साथ ही साथ 76 किलोमीटर लंबी डोहा मेट्रो लाइन को बनाने में खर्चा किया। इसने कतर के 2022 वर्ल्ड कप को दुनिया के इतिहास का आज तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप बना दिया, जो आज तक दुनिया में सारे वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले देशों के खर्चे को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। और इन स्टेडियम्स और मेट्रो लाइंस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कतर ने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से ही माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाया, जिनको उसी कफाला सिस्टम के अंडर काम करना पड़ा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? वेल, टू बी ऑनेस्ट और टू बी फ्रैंक, कतर इंडिया का कोई फ्रेंडली देश नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि कतर ने पास्ट में कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे ह्यूमिलिएट होना पड़ा है, जैसे कि नुपुर शर्मा का केस। नुपुर शर्मा का मैटर इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, लेकिन कतर ही वो देश था जिसने इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की। कतर ने हमारे इंडियन एम्बेसडर को बुलाकर उनसे एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया और साथ ही साथ अल जजीरा ने नुपुर शर्मा के केस को पूरी दुनिया भर में इंडिया को बदनाम करने के लिए फैला दिया, जिसके बाद और कई अरब देशों ने इंडिया की बुराई शुरू कर दी और इंडिया को इसके लिए एक ऑफिशियल अपॉलजी भी इशू करनी पड़ी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कतर के साथ अपने रिलेशंस खराब कर लेने चाहिए, लेकिन हमारे वर्कर्स जिनके बल पे कतर ने आज ये सक्सेस पाई है,
अगर कतर उनका इतना खराब ट्रीटमेंट कर रहा है तो हमें भी इस इशू को कतर के साथ और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टेज पे भी उठाना चाहिए।